हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल मजे में होंगे और चंगे होंगे। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट अपवर्ड्स कॉमर्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज हम अपनी इस रैपिड रिवीजन सीरीज में पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ बिजनेस फंड्स के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। तो भैया बिजनेस फाइनेंस यानी जो पैसा जो बिजनेस में ज़रूरी होता है उसे हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। जैसे कि ज़िंदगी जीने के लिए हमें खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वैसे ही बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंस की यानी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, अब ये जानते हैं कि बिजनेस फाइनेंस के ठीक है क्या फीचर्स या क्या नेचर होता है। तो सबसे पहले तो कि भैया नेसेसरी फॉर ऑल बिजनेस, यानी हर एक बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है। अगर कोई छोटा सा चाय का ठेला है और कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उनको भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई छोटा सा बिजनेस है, बड़ा सा बिजनेस है, सबको ज़रूरत पड़ती ही है पैसों की। फिर डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज एंड ऑफ बिजनेस, यानी जितना छोटा बिजनेस उतना छोटा इन्वेस्टमेंट, जितना बड़ा बिजनेस उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। तो ये भी डिपेंड करता है कि बिजनेस का क्या नेचर है और क्या साइज है। फिर आता है इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फंड्स, यानी इसमें सारे फंड्स आ जाते हैं। आपके ओनर्स फंड्स भी आएंगे और बोरोड फंड्स भी आएंगे, जरूरी नहीं है कि एक टाइप का ही फंड आए। फिर आता है रिक्वायर्ड ऑन कंटिन्यूस बेसिस। अब ऐसा नहीं है भैया कि भैया एक साल में बस हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी और फिर पूरे साल भर हम तो फुर्सत होके बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, पैसे की जरूरत कंटिन्यूस बेसिस पे पड़ती ही रहती है। ठीक है बच्चों, फिर आता है वाइडर टर्म। अब जो बिजनेस फाइनेंस का ये जो टर्म है ना, ये कोई छोटा मोटा टर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा टर्म है। क्योंकि ये जो बिजनेस फाइनेंस है वो हर एक काम करवाता है। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, कैसे कंपनी को मूव करना है, कैसे सर्वाइव करना है, कैसे ग्रो करना है, सब उसमें आता है। इसलिए जो बिजनेस फाइनेंस का ये जो टर्म है ये कोई छोटा मोटा टर्म नहीं है, बहुत बड़ा टर्म है। ठीक है, पैसा कोई छोटा मोटा टर्म है? अब खुद ही सोच लो, पैसा तो नहीं बड़ी चीज़ है और ये पैसा तो भैया बिजनेस में जरूरी पड़ रहा है, तो ये कैसे छोटा हो सकता है। ठीक है बच्चों, फिर आता है फ्लक्चुएटिंग नेचर, यानी इसका नेचर फिक्स नहीं है, ये फ्लक्चुएट करता रहता है डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड द कंडीशन ऑफ द बिजनेस। फिर आता है डिटरमाइन साइज ऑफ द बिजनेस। अब जितना ज़्यादा पैसा होता है एक बिजनेस वालों के पास, आप ये समझ सकते हैं उतना ही बड़ा बिजनेस होगा। ठीक है, अब अंबानियों के पास बहुत पैसा है तो वो बिजनेस भी बहुत बड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज पूरे वर्ल्ड में सबसे वन ऑफ द टॉप कंपनी में से एक है। क्यों भैया? क्योंकि उनके पास पैसा ही इतना है। तो आपके पास जितनी वेल्थ होगी, ठीक है, आपका बिजनेस भी उतना ही बड़ा होगा। आई बस समझे बच्चों, तो हमने ये क्या पढ़े, हमने इसके फीचर्स जान लिए। अब भैया बात आती है कि जो बिजनेस फाइनेंस होता है वो कहाँ से आता है। अब काम खोलने के लिए, कोई काम धंधा खोलने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो पहला जो आपका सोर्स रहता है वो रहता है ओनर्स फंड, यानी ओनर का खुद का पैसा। और दूसरा रहता है आपका बोरोड फंड। बोरोड फंड यानी ऐसा पैसा जो उधारी पर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, सो हम अभी यहाँ पढ़ेंगे ओनर्स फंड्स के बारे में। ठीक है ना, ओनर फंड्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग। तो इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिन पे कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? रिस्क बियरर कैपिटल, यानी जो ओनर्स फंड्स में जो ओनर पैसा लगाता है उस पैसे के लिए ओनर को सारा रिस्क खुद ही झेलना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है मैच्योरिटी, यानी एक बार पैसा लगा दिया तो वो आपका परमानेंट कैपिटल बन गया। आपने एक बार लगा दिया तो बस वो लग गया पैसा, उसको हम वापस से रिडीम नहीं कर सकते हैं, ओनर फंड्स का पैसा यानी इक्विटी शेयर वाला। फिर आता है रिटर्न, यानी जो शेयर होल्डर से पैसा लगाया हुआ है एक बिजनेस में, वो ऐसा थोड़ी ना मुफ्त में लगा के बैठ गए हैं। उसके बदले उनको क्या मिलता है, रिपेमेंट कैसे मिलती है, उनको जो पैसा मिलता है हम उसको बोलते हैं, यानी जो इंटरेस्ट उनको मिलता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, फिर आता है क्लेम ओवर रेसिजुअल इनकम, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को कब पेमेंट की जाती है? जब सारी कंपनी अपने जो क्लेम्स होते हैं उनको सेटल कर देती हैं, फिर लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनकी पेमेंट यानी उनका डिविडेंड मिलता है। फिर आता है वोटिंग राइट्स, यानी अगर किसी शेयर होल्डर के पास 1 लाख के शेयर्स हैं और किसी दूसरे शेयर होल्डर के पास 10,000 के शेयर्स हैं, तो जो 10,000 वाले जो शेयर होल्डर होगा उसकी वोटिंग राइट्स कम होंगी और जो 1 लाख वाला शेयर होल्डर है उसकी जो वोटिंग राइट्स ज़्यादा होंगी। यानी जितने ज़्यादा आपके शेयर्स उतनी ही ज़्यादा आपकी वोटिंग राइट्स। आई वो समझ में। फिर आता है लिमिटेड लिएबिलिटी, यानी आपकी लिएबिलिटी उतनी ही बनती है जितना आपने कैपिटल लगाया हुआ है। अगर आपने 1 लाख के शेयर्स खरीदे हुए तो आपकी आपकी जो लिएबिलिटी है वो 1 लाख की ही बनती है। आई बस समझ में बच्चों, तो ये थे इसके फीचर्स। अब जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है।
तो प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इसके क्या फीचर्स होते हैं कि सबसे पहला तो आता है फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, यानी इनका जो डिविडेंड का रेट रहता है ना वो फिक्स रहता है। वही इक्विटी शेयर होल्डर में क्या हो रहा था कि अगर प्रॉफिट होगा तो उस हिसाब से हम आपको आपका डिविडेंड दे देंगे, लेकिन भैया इनका क्या होता है कि इनका जो रेट रहता है वो ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है, उसी रेट पे उनको डिविडेंड मिलता है, ना 1 रुपये ज़्यादा ना 1 रुपये कम, जो रेट है उसी रेट के हिसाब से उनको डिविडेंड मिलता है। फिर आता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब इनकी जो जब कंपनी जब वाइंड अप होती है, बंद होती है, तो भी इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। फिर नो वोटिंग राइट्स, लेकिन ये जो बेचारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ना, इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलती है। आई बात समझ में बच्चों? वही जो इक्विटी शेयर वालों था इनको वोटिंग राइट मिलती थी। अब जब इनको वोटिंग राइट मिलती थी तो इनका डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं था, लेकिन इनको डिविडेंड का जो रेट है वो फिक्स है, लेकिन इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती है, यानी कंपनी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। फिर आता है नो चार्ज ऑन एसेट्स, यानी एसेट्स को गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ, ठीक है, मस्त स्कीम है। फिर आता है हाइब्रिड सिक्योरिटी। अब हाइब्रिड सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिड सिक्योरिटी इसलिए बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर्स को क्योंकि इसमें इक्विटी शेयर्स के फीचर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं एंड डिबेंचर्स के फीचर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो इक्विटी शेयर्स के फीचर्स इसलिए इन्वॉल्व रहता है क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा, ये इक्विटी शेयर का फीचर आ गया। और डिबेंचर का फीचर इसलिए इंक्लूड होता है क्योंकि डिबेंचर में भी रेट फिक्स रहता है और आपके प्रेफरेंस शेयर्स में भी रेट फिक्स रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है हाइब्रिड सिक्योरिटी। आई बात समझ में बच्चों? अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर, जिसका नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स। अब आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, रिटेन करके रखना यानी कुछ बचा के रखना, कुछ रिजर्व में रखना। तो वही पैसा है, वही जो कंपनी की जो कमाई है, रिटेन्ड अर्निंग है, वो आपकी कहलाती है रिटेन्ड अर्निंग। सो पहला आता है इसका फीचर डिपेंडेबल सोर्स। ये डिपेंडेबल सोर्स इसलिए है क्योंकि ये जो कंपनी का ही पैसा होता है, ठीक है, कंपनी को कहीं और से बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल यानी ये सस्ता पड़ता है। वहीं जब हमने क्या देखा था, इक्विटी शेयर्स वगैरह हम रेस करते थे, ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स को रेस करने में भी बहुत सारे आपके कॉस्ट इन्वॉल्व रहते थे। आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट हो गए, आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, आपको डिविडेंड वगैरह प्रोवाइड करना है, डिबेंचर्स में आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को आपको डिविडेंड प्रोवाइड करना पड़ता है, आपके जो फ्लोटेशन कॉस्ट होते हैं, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चे इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग इसलिए इकोनॉमिकल पड़ जाता है बिकॉज यहाँ पर कोई खर्चा ऐसा इन्वॉल्व नहीं रहता है। फिर आता है नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है। अब क्यों डाइल्यूट नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर हम पैसा किसी और से रेस कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर से हम पैसा रेस करते हैं तो उनको वोटिंग राइट्स भी प्रोवाइड करते हैं, और जब वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करते हैं तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, और ऐसे जो कंपनी का जो कंट्रोल होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोल होता है वो डाइल्यूट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पैसा रेस कर ही नहीं रहे, ये तो कंपनी का खुद का पैसा है। फिर आता है कन्वर्जन इनटू शेयर कैपिटल, यानी ये जो पैसा होता है कंपनी की जो रिटेन्ड अर्निंग है उसको ये शेयर कैपिटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अपनी कंपनी की मर्जी है। फिर आता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये जो रिटेन्ड अर्निंग का पैसा होता है ये कंपनी लॉन्गर पर्सपेक्टिव के लिए रखती है, पहले से ही बचा के कुछ फ्यूचर में अगर ऐसे कुछ अनफॉर्चून सर्कमस्टेंसेस आ गए तो हम ये पैसा यूज़ कर लें। तो ये जो पैसा होता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस के जरिए एक्ट करता है। फिर आता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब भाई अगर डिविडेंड प्रोवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है तो जो डिविडेंड का जो रेट रहता है वो एक प्रेफरेंस शेयर वालों का फिक्स रहता है और इक्विटी शेयर वालों को बाद में प्रोवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ कोई डिविडेंड भी प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। आई बात समझ में बच्चों? फिर आता है आपका नेक्स्ट टाइप जो कि है बोरोड फंड्स, यानी उधारी वाला पैसा। तो उसका पहला टाइप है डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। तो जो डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी की सील में इशू किया जाता है और ये एक्नॉलेज करता है कि ये जो पैसा है ये उधारी का है। ठीक है बच्चों, इसके क्या फीचर्स हैं? पहला तो है आपका बोरोड फंड, यानी ये पैसा उधारी पर लिया गया है। ठीक है। फिर पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट। अब जो पैसा आपने लिया हुआ है अपने डिबेंचर होल्डर से, उधारी पर लिया हुआ है, डिबेंचर होल्डर्स पागल तो बैठे नहीं कि ऐसे फ्री में पैसा दे देंगे, तो जो आपको पेमेंट करनी पड़ती है वो आपकी कहलाती है इंटरेस्ट। तो इनको रेगुलरली या पीरियोडिकली, जैसे भी आपकी जो मंथली है, क्वार्टरली है, एनुअली है, आपको पेमेंट करनी पड़ती है, इंटरेस्ट देना पड़ता है अपने डिबेंचर होल्डर्स को। फिर आता है नो वोटिंग राइट्स। इनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलती प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जैसे। फिर आता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स,
यानी डिबेंचर्स को रिडीम भी करना पड़ता है जो भी टाइम प्रिस्क्राइब किया जाता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड, या तो इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, या तो जब कंपनी बंद होती है। फिर आता है इकोनॉमिकल। ये इकोनॉमिकल है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं इन्वॉल्व होता है डिबेंचर्स वगैरह को इशू वगैरह करने में, ठीक है। फिर सिक्योरिटी पर, यहाँ पर सिक्योरिटी देनी पड़ती है कंपनी को, ठीक है, कि अगर इन केस कंपनी मीट नहीं कर पाती है, कंपनी इंटरेस्ट नहीं पे कर पाती है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है। आई बात समझ में। फिर आता है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन होती है? ऐसी इंस्टीट्यूशन जिनका काम ही ये होता है जो लोन्स वगैरह ग्रांट करें। इसका सबसे पहला फीचर है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करती हैं, वो लंबे एंड मीडियम पर्सपेक्टिव के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। फिर आता है असिस्टेंस इन बिजनेस। यानी ये फाइनेंस तो प्रोवाइड करती ही हैं, लेकिन साथ साथ में बिजनेस वालों को फाइनेंशियल एंड मैनेजरल एडवाइसेस भी देती हैं जो कि उनके बिजनेस के लिए हेल्पफुल रहती हैं। फिर आता है सोर्स ऑफ गुडविल। अब जो भी कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा रेस करती है, बोरो करती है, उस कंपनी की गुडविल बन जाती है। जो बोरोइंग कंपनी होती है वो अपनी गुडविल बना सकती है बाय रेसिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर आता है इजी रीपेमेंट स्कीम। यानी आप जो आपने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा रेस किया हुआ है उसको आप इजीली रीपे कर सकते हो, ठीक है। कैसे रीपे कर सकते हो? आप ईएमआई में भी रीपे कर सकते हो, या जैसे भी क्वार्टरली, एनुअली, जो भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कंडीशन है उस तरीके से आप रीपेमेंट कर सकते हो। फिर फाइनेंस इवन ड्यूरिंग डिप्रेशन। यानी ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं ना, ये तब भी प्रोवाइड करती हैं फाइनेंस, तब भी लोन ग्रांट करती हैं जब देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, ठीक है बच्चों। अब है हमारा नेक्स्ट टाइप, यानी लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब भैया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल बैंक में फ़र्क ये है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, वो डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और वही जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या काम होता है, ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एडवाइसेस वगैरह देते हैं, लेकिन बैंक्स ऐसा सच कुछ नहीं करती है। अब इसके क्या फीचर्स हैं वो जान लेते हैं। एक्सटेंड लोन टू फर्म्स ऑफ ऑल साइजेस। यानी जो बैंक्स वगैरह होते हैं जैसे कि आपका SBI, कैनरा, ये जो सब बैंक्स हैं, ये सारे फर्म्स को लोन वगैरह ग्रांट कर देती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, भले वो छोटा बिजनेस है या वो बड़ा बिजनेस है। फिर आता है प्रोवाइड फाइनेंस इन वेरियस फॉर्म्स। यानी इनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का इनका जो तरीका होता है ना, वो भी वैरी करता रहता है। इनके बहुत सारे स्कीम्स रहते हैं कैसे प्रोवाइड करना है लोन, कैसे ग्रांट करना है लोन, ठीक है। फिर प्रोवाइड फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। अब ये लॉन्गर पर्सपेक्टिव में डील नहीं करते हैं बैंक्स। लॉन्गर पर ऑल्दो अभी भी जो कुछ बैंक्स हैं वो जनरली क्या करते हैं, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म फंड्स में ही इन्वॉल्व रहते हैं। लॉन्ग टर्म में भी अब कुछ बैंक्स इन्वॉल्व होने लगे हैं, लेकिन जनरली जो बैंक्स होते हैं वो फंड किस लिए प्रोवाइड करते हैं? शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए। फिर इंटरेस्ट रेट चार्ज डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। अब जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डिपेंड करता है, अगर आप कुछ समय के लिए लोन ले रहे हैं, अगर आप छोटे टाइम के लिए लोन ले रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा। अगर आप लॉन्गर पर्सपेक्टिव के लिए ले रहे हैं, अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए लोन ले रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट उतना ही ज़्यादा होगा। फिर आता है लोन कैन बी रीपेड इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। यानी जो लोन है आप इकट्ठा भी पे कर सकते हो और EMI के जरिए भी पे कर सकते हो। फिर लोन इज जनरली प्रोवाइडेड अंडर सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। यानी लोन तभी प्रोवाइड किया जाता है जब आप अपना कुछ सामान गिरवी रखते हो बैंक वालों को, और जब बैंक वालों को एश्योरेंस मिल जाती है तो वो लोन ग्रांट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अब आता है नेक्स्ट टाइप ICD, यानी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में बेसिकली क्या होता है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन ग्रांट करती है तो वो आपका कहलाता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। आपको नाम से ही समझ आ रहा है, इंटर कॉर्पोरेट, इंट्रा नहीं इंटर कॉर्पोरेट। इसके क्या फीचर्स हैं? ये पहला फीचर है कि भाई ये शॉर्ट टर्म सोर्स है फाइनेंस का, कोई बहुत ज़िंदगी भर के लिए लॉन्गर पर्सपेक्टिव के लिए कंपनी एक दूसरे को लोन ग्रांट नहीं करती है, शॉर्ट टर्म सोर्स रहता है। फिर इसके बदले इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करना पड़ता है, ऐसे फ्री में नहीं देती है कंपनी। फिर क्या है, फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक एंड लीगल प्रॉब्लम्स। यानी जब हम बैंक से लोन रेस करते हैं तो बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं, लेकिन यहाँ कोई तानाशाही, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ एज सच इन्वॉल्व नहीं रहती है। फिर आता है सीक्रेसीज मेंटेन। यानी जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से लोन वगैरह लेती है ना, तो ये इस बात को छुपा कर रखा जाता है, और जो इसकी ये डील्स होती है वो ब्रोकर्स करवाते हैं। तो ब्रोकर्स ये 100% देते हैं कि जो ये डील है ये प्राइवेट ही रहे, ये सीक्रेट ही रहे, लोगों तक ना पहुँचे। फिर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली जो ICD इसलिए रेस किया जाता है ताकि जिनको वर्किंग कैपिटल हैं, यानी जिनको छोटे मोटे खर्चों के लिए पैसे हैं ना, वो रेस हो जाएं।
आई वो समझ में। फिर आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जो कस्टमर वगैरह को अगर किसी बिजनेस फॉर्म से वगैरह या किसी शॉप से पैसा रेज करना होता है, चाहिए होता है, तो वो जो बिजनेस या शॉपकीपर होता है वो बोलता है कस्टमर को या सामने वाली पार्टी को कि तुम ऐसे ही अपना सामान ले जाओ, जो पेमेंट है वो बाद में आके कर देना। तो ये आपका कहलाता है ट्रेड क्रेडिट, यानी सामान को उधारी पर ले जाओ, माल को उधारी पर ले जाओ। इसके क्या फीचर्स हैं कि ये भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, कोई लंबे समय के लिए लोन यानी पैसा नहीं दिया जाता, कन्वीनियंट सोर्स है, आसानी से आपको मिल सकता है, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रेडी अवेलेबिलिटी यानी आसानी से मिल जाता है, वही बात हो गई, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नो इंटरेस्ट कमिटमेंट यानी आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है, आप 15 दिन बाद 20 दिन बाद अपना पैसा वापस कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रमोट सेल, इससे क्या होता है कि जो कंपनी की या कोई भी बिजनेस की सेल्स बूस्ट होती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रेडिट पर सामान लेके जाएंगे तो उनकी सेल्स, उनका जो माल होगा वो क्लियर होगा, और जब माल क्लियर होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर नो सिक्योरिटी यानी इधर कोई सामान को गिरवी रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर हेल्प्स इन रेसिंग इन्वेंट्री लेवल। इन्वेंट्री लेवल कैसे रेस हो रहा है? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्टॉक क्लियर कर रहे हैं और फिर क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका इन्वेंट्री लेवल भी इंक्रीज होता है। फिर डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। अब लेकिन ये जो बात है ना, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि सामने वाली पार्टी कैसी है, उनको देना भी चाहिए नहीं देना चाहिए, वो डिपेंड करता है। अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है, वो डिपेंड करता है कंपनी पे। ये देखो यार, पता नहीं क्या मुसीबत आ जाती है, इससे लगता है मैं तो स्टाइल मारा अपने बालों से, तो इसलिए इसको दिक्कत हो गई थी, ठीक है, अब नहीं मारूंगी, ठीक है। फिर लास्ट आता है आपका पब्लिक डिपॉजिट। तो पब्लिक डिपॉजिट यानी क्या होता है? पब्लिक डिपॉजिट इज़ वेरी सिमिलर टू एफडी। जो मैंने आपको एफडी पढ़ाया हुआ था ना, बस वो एफडी ही है। बस एफडी में हमें क्या करना पड़ता था? हमें बैंक के पास जाना पड़ता था। यहाँ हमें बैंक के पास ना जाके हमें किसी कंपनी के पास जाना पड़ता है। तो इसके क्या फीचर्स है? ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कोई बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व नहीं रहती हैं। सिंपल एक जो कंपनी होती है वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देती है और ये घोषणा कर देती है कि हम तो भैया पब्लिक डिपॉजिट लेके आ रहे हैं। फिर आता है इकोनॉमिकल, यानी इसको रेस करने के लिए कोई बहुत भारी खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कंपनी को एक सिंपल एडवर्टाइजमेंट ही देनी पड़ती है न्यूज़पेपर में और इनका काम फिर बन जाता है, ठीक है। फिर आता है नो सिक्योरिटी, कोई भी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनका ना ही कंट्रोल जाता है, ना ही इनकी वोटिंग राइट्स, ना ही ये डिपॉजिट होल्डर से ये पैसा वगैरह रेस कर रहे हैं, तो इनका जो क्या होता है, जो कंट्रोल होता है वो लॉस नहीं होता, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है। फिर लिमिटेड फंड्स, यानी अगर किसी भी कंपनी के पास लिमिटेड फंड्स है, लिमिटेड फंड्स वगैरह रेस करने हैं तो वो इस मेथड के ज़रिए जा सकती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है समाप्त। अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल वीडियो देखनी है और अच्छे से पढ़ना है डिटेल में, तो जल्दी से चले जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन शॉट की वीडियो डली हुई है, जाके वो आप देख सकते हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सीरीज़ की वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।